साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ अपने स्टूडियो में उपस्थित हूँ जिसमें आपको भी ये लगेगा कि हम रोज़ नए नए ऐसे गेस्ट कहाँ से लाते हैं जो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम श्रेणी में ले जाने के लिए प्रयासरत है। साथियों, इस रेडियो बूज का मकसद भी ये है कि कंसिस्टेंट अवेयरनेस रिगार्डिंग फिजिकल हेल्थ, रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ बनी रहे, और इसी कंसिस्टेंट अवेयरनेस के अंतर्गत आज डॉक्टर कंचन हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर कंचन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और गुड़गांव में ही आप एक बड़े औषधालय से जुड़ी हुई हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। मैं मिस्टर प्रवीण को साथ लेके यहाँ बैठा हूँ। कारण ये है कि जब जब हमें लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिसको मैं अकेला शायद अपने प्रश्नों से सारी बात को ना निकाल पाऊँ, तो प्रवीण जी मेरी मदद करते हैं। तो मैं और प्रवीण प्रयास करेंगे कि हम डॉक्टर कंचन से उनके विषय में बातचीत करें। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, डॉक्टर कंचन, मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ में अपना थोड़ा सा परिचय हमारे श्रोताओं को दें ताकि आपके बारे में वो कुछ जान सकें। आप अपनी शिक्षा के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से संस्थान से आपने डिग्री ली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। इतने ख़ास मंच पे आप सबने मुझे बुलाया है, धन्यवाद भी करना चाहूँगी। मैं जो बिलोंग करती हूँ, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो आयुर्वेद की शिक्षा हुई वो कर्नाटक से हुई थी। ओके। हाँ जी, ये करीब 4 साल की शिक्षा थी। 1 साल उसमें ट्रेनिंग थी। 1 साल की ट्रेनिंग मैंने गुजरात में अपने गुरु के अंडर रह के आयुर्वेद सीखा। ओके। जो कि मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था आयुर्वेद में। ओके। मैंने अपने गुरु के अंडर गुरु शिष्य परंपरा में आयुर्वेद सीखा। आप अपने गुरु का नाम लेना चाहेंगे? जी, मेरे गुरु वैद्य तपन कुमार सर हैं। अच्छा। नाड़ी वैद्य हैं। उन्होंने मुझे पारायण सिखाया। संहिता का पारायण, आयुर्वेद की गीता हम कह सकते हैं। ये आयुर्वेद की गीता है। तो यूं भी हम कह सकते हैं उन्होंने मेरे को संहिता से, आयुर्वेद से प्रेम करना सिखाया। ठीक जी। तो हमारा ये मानना है कि संहिता साथ है तो एक वैद्य का सब कुछ संहिता देखती है। जी। उसका खाना पीना, रहना, उसका एंजॉयमेंट, सब कुछ संहिता देखती है। इसी बेस पे आपकी सारी आगे की कार्रवाई चलती है जो आयुर्वेदिक में आप करते हैं, ऐसा ही है? जी सर। हाँ। डॉक्टर कंचन, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन करी कर्नाटका से, तब आप गुरुजी के पास चली गई। जी। तो आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज लगा गुरुजी के मिलने के बाद और उनसे शिक्षा पाने के बाद? कुछ लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी चेंज आया? जी सर, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ यूँ कहें, जैसा मैं आज बोल पा रही हूँ, जैसा आपको मुझ में कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, वो उसी 1 साल का नतीजा है। उसी गुरु का नतीजा है, उसी संहिता का ये रिजल्ट था मेरी लाइफ में। अपनी कॉलेज लाइफ में एक था कि आप सिलेबस पढ़ते हैं, रटते हैं। हम शॉर्टकट अगर बोलें, सभी स्टूडेंट्स वही करते हैं। यूनिवर्सिटी जो सिलेबस बोलती है, जो बुक्स बोलती हैं, वो पढ़ी जाती हैं, ट्रांसलेशंस पढ़ी। हाँ जी।
कुछ बच्चे सीखने जाते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में सीखने जाते हैं। वैसे ही मेरा था कि मैं आयुर्वेद कहीं से सीखूं। तो मेरे किसी कलीग के माध्यम से मुझे मेरे गुरु के पास जाने का अवसर मिला। ये अवसर मुझे लॉकडाउन में मिला। ओके। जब सब कुछ बंद था जी। मैं हिमाचल में वापस चली गई थी, सब कुछ बंद था, ट्रैवलिंग का कोई भी संसाधन खुले नहीं थे जी। मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे कहीं बाहर मेरे को भेजने से जी। फिर मैंने वहीं हिमाचल में एक एलोपैथिक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। ओके जी। फिर लेकिन मन में था कि आयुर्वेद में जाना है और सर से बातचीत हो चुकी थी तब तक, तो मन में रह गया था, एक बोलते हैं कसक रह गई थी कि गुरुजी के पास सीखने जाना है। मैंने पापा से बात की, मम्मी से बात की, हाँ थोड़ा टेंशन का माहौल था, लेकिन मान गए वो कि जाइए, अपनी जिम्मेदारी पे जाइए। अहमदाबाद जाना था, गुजरात। चली गई। तब ऐसा था, कोविड का बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था, फैला हुआ था, लेकिन गए हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली। कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं। वहाँ सर का अपना क्लिनिक है। सर दिल की बीमारियों पे, दिल के रोगों पे आयुर्वेद से उन्होंने काम किया है। कैंसर के पेशेंट सर देख रहे हैं। करीब 30 साल से ज़्यादा और 40,000 से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट वो ठीक हो चुके हैं। हाँ, देख चुके हैं या ठीक हो चुके हैं? ट्रीटमेंट में या फिर मेडिकल फील्ड में हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक हो चुके हैं। हाँ, लेकिन सालों साल बीमारियां जब ठीक नहीं होती हैं, सर अभी भी उन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। और अभी तक जिन पेशेंट को बोल चुके थे कि कैंसर में ये 3 महीने में, 6 महीने में बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हम उन पेशेंट को 2-2, 3-3 साल से सर का ट्रीटमेंट लेते हुए देख रहे हैं। ओके। डॉक्टर कंचन जी सर, आयुर्वेदिक क्षेत्र में ये जो नाड़ी वैद्य का कंसेप्ट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, क्या सभी के सभी नाड़ी के माध्यम से ही बीमारियों को डायग्नोज करते हैं, या इस सारे कंसेप्ट को आप कैसे समझाना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? जी सर, सबसे जो पहले नाड़ी वैद्य हुए हमारे इस पूरे पृथ्वी पर, या यूं कहें भारतवर्ष में, तो वो थे सुषेण, आचार्य सुषेण। वो रावण के राजवैद्य थे। अच्छा, वो जो लक्ष्मण मूर्छा के टाइम में। जी सर, वो सुषेण थे, वो नाड़ी वैद्य थे। और रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे। रावण को भी नाड़ी के आचार्य बोला जाता है। रावण जी ने रावण संहिता लिखी है, उसमें नाड़ी का ज्ञान लिखा है। अच्छा। उनकी भी अलग से संहिता है जिसमें पूरी मेडिसिनल नॉलेज लिखी गई है। ओके जी। तो सुषेण हुए, वहाँ से क्योंकि पहले, आजकल हम देखते हैं कि मॉडर्न जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें डायग्नोसिस के लिए एक्सरेज हम यूज़ करते हैं, या फिर इतना अपडेशन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास अलग अलग साधन हैं। लेकिन नाड़ी एक वैद्य का अपने रोगी की आत्मा तक उतरना, वो कैसे उतरेगा? वो अपने पेशेंट को छू के उतरेगा, नाड़ी के थ्रू उतरेगा। सो इट इज ए सॉर्ट ऑफ टूल in the hands of Ayurvedic doctors to diagnose the disease of their patient. हाँ सर। गंभीर साहब, एक मैं बीच में बोलूँगा, जो मैडम ने बात कही, जो आपने, वो एक तो टूल हो गया। इन्होंने कहा कि नाड़ी से हम आत्मा तक पहुँच जाते हैं। मतलब ये मेजर डिफरेंस है शायद। एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में नहीं देख रही हैं आप, पूरे रोग के बारे में पता चल रहा है कि ओके। हाँ, यस। नाड़ी को मैं बताना चाहूंगी, नाड़ी को क्या संज्ञा दी गई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में इसे जीव साक्षिणी कहा गया है। जीव साक्षिणी, सिर्फ रोग नहीं, उस पूरा उसका ब्लूप्रिंट एक वैद्य जान जाता है। वो उससे हृदय में उतरता है। जैसे ही वो नाड़ी पे वैद्य हाथ रखता है, तो वो है क्या,
वो एक वैद्य जानता है, एक रोगी, एक इंसान। ये जो बात आप बता रही हैं, ये साहित्य के माध्यम से समझ पढ़कर आती है या ये अनुभव के आधार पर सीखी जाती है? सर, इसके दो मार्ग हम देखते हैं। हम अपनी संस्कृति में, भारत की जो एक संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, दो मार्ग रहे हैं, एक ज्ञान का मार्ग और एक भक्ति का मार्ग। ज्ञान से, अनुभव से भी हमें वो ज्ञान मिल जाता है, लेकिन सालों साल लग जाते हैं जी। भक्ति का रास्ता बहुत आसान तरीका बताया गया है, लेकिन विश्वास कोई नहीं कर पाता है। वही है कि हम दोनों मार्ग से इस तक पहुंच सकते हैं। नाड़ी को आप डेली प्रैक्टिस करके, पेशेंट पे प्रैक्टिस, सतत अभ्यास करके हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं, नाड़ी के ज्ञान को अचीव कर सकते हैं। हाँ, संहिता की भक्ति भी इसमें काम आएगी, आयुर्वेद की भक्ति भी इसमें काम आती है, वो प्यार हम बोल सकते हैं। ओके, ठीक है जी, आप आगे बता रही हैं। हाँ जी सर। तो हाँ, आप कुछ जो इलाज करती हैं, जी सर, जैसे एक मेरे बहुत पुराने वैद्य वाकफ थे, डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री पटियाला के थे, वो श्लोक वगैरह से भी इलाज करते थे। ऐसा भी होता है, कुछ श्लोक पढ़े जाते हैं, उससे इलाज होता है? जी सर। सर, इसे आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा बोला गया है। अगेन मैं ये बताना चाहूंगी, जब हम चिकित्सा करते हैं उसकी 3 तरह की चिकित्सा बताई गई है। एक बताई गई है दैव व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय मतलब देवता की चिकित्सा करना। दूसरी बताई गई है युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति मतलब वैद्य अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से दवाइयाँ देके या फिर आहार में चेंजेस करके उसकी चिकित्सा करें। तीसरी है सत्वाज्य। सत्व उसकी दिनचर्या सही करे, उसका सत्व बढ़ाए। उसका सत्व बढ़ाने से जो बीमारी होती है वो कम हो जाती है। सत्व बोलते हैं जिसकी विल पावर ज़्यादा होती है उसको रोग नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन। हम देखते हैं क्रॉनिक जब केसेस आते हैं, कैंसर हैं, तो उसमें जो पेशेंट की विल पावर ज़्यादा होती है वो उस रोग को जीत लेते हैं। तो दैव व्यपाश्रय में एक आती है मंत्र चिकित्सा। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी कोविड में हमने देखा होगा, या फिर कोई भी सर्जरी जब भी एलोपैथी में होती है, मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है उसमें होती है, तो सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, या फिर हम वो जो टूल्स होते हैं, सर्जरी के टूल्स होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उससे क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता, इडियोपैथिक इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, कि कुछ ऐसे कारण जो डॉक्टर को नहीं पता उस वजह से वो रोग हुए हैं, तो उन रोगों का निवारण हो जाता है। ओके। वो जो सक्सेस रेट है किसी सर्जरी का, उतना ही % बढ़ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं सर्जरी में कोई कमी नहीं है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, अच्छी तरह से वो सर्जरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल हो जाती है। वो पेशेंट भी सही है, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं। उसका क्या कारण रहता? वो यही है कि वो 1%, वो जो 1% आपके साथ होना था, जो हम भारतीय संस्कृति में बोलते हैं वो मुहूर्त, वो शुभ घड़ी, वो ग्रह नक्षत्र सही नहीं, या होनी कह लो, जिसको हम होनी कह सकते हैं। जी सर, वो उसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें हवन आता है, यज्ञ आता है, प्रार्थना आती है, या फिर कोई हम मणि धारण करते हैं, कोई जैसे नवरत्न धारण करते हैं, वो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में आता है। इसीलिए ज्योतिष भी आयुर्वेद का ही एक अंग है, एस्ट्रोलॉजी भी एक अंग है आयुर्वेद का। तो आप अपनी प्रैक्टिस में ये सारे यूज करती हैं? सर, मैं यूज अभी नहीं करती हूँ, जितना मैंने सीखा है और सीख भी रही हूँ, इन सबको मिला के ही मैं अपनी चिकित्सा पे काम करती हूँ, और कोशिश करूँगी आने वाली जितने साल बीतते जाएंगे, मैं अपनी चिकित्सा में ज़रूर इन चीज़ों को रखूँगी और रखती भी हूँ। जैसे यज्ञ और हवन हो गया, तो महीने में एक बार मैं हवन करती हूँ। मैं अपने पेशेंट, अभी मैंने पीछे क्रॉनिक पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट था, हिम्स से आया था वो, यहीं गुड़गांव में एक BRC हिम्स करके एक हॉस्पिटल है। तो कैंसर का पेशेंट था, तो उसके लिए मैंने एक चिकित्सा रूपी हवन किया था। ठीक है। तो उससे फर्क पड़ा पेशेंट को? सर, चिकित्सा से क्या होता है, अगर रोगी का समय आ गया है
तो वो जो होना होगा वो हो जाता है बिना किसी देरी किए, बिना किसी तकलीफ के। लेकिन हमने वो चिकित्सा हम तब शुरू करते हैं वो जब समय जा चुका होता है। नहीं, मेरे को बैठे बैठे एक चीज़ याद आ गई, जैसे हवन की बात करें तो मैं शिव कवच पढ़ता हूँ डेली। तो मैं कहीं गया था, अपने लॉज के यहाँ गया था, तो उन्होंने बताया कि जी वो जो पर्टिकुलर आदमी को कैंसर है तो जाने वाला है। तो मैंने शिव कवच जब पढ़ा उस दिन, तो मैंने कहा ये जो शिव कवच आज मैं पढ़ रहा हूँ ये उस आदमी के लिए पढ़ रहा हूँ और मेरा जो है उसको प्रताप लग जाए। एंड ही सर्वाइव फॉर 4 months। आई डोंट नो इट इज रिलेटेड टू दैट। इस तरह काम करती हैं चीज़ें? जी सर, बिल्कुल करती हैं ऐसी हाँ, चीज़ें। मेरे को मानना है कि करती हैं चीज़ें काम। जी। डॉक्टर कंचन, साधारण व्यक्ति एलोपैथी से इस तरह से घिरा हुआ है। हाँ जी सर। हम आपके स्टूडियो में आने का उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रोताओं को इस ढंग से देना चाहते हैं कि वो लोग जो सिर्फ एलोपैथी से परिचित हैं और उनको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का कोई अनुभव नहीं है, मैं चाहूँगा कि मोटे तौर पर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो किन बातों को मद्देनज़र में रख के करते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। आयुर्वेद का बहुत सिंपल सा सिद्धांत है जी। बहुत मेन जो प्रिंसिपल है वो है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो एक हेल्दी पर्सन है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहे जी। वो हेल्थ मेंटेन कैसे रहे उसके भी अलग से रूल्स हैं, अलग से डिसिप्लिन है कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन प्रकृति आपका खान पान कैसा होना जी, चाहिए ताकि आप बीमार ही ना पड़े। वो मेन मुद्दा है। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमन। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका इलाज करें, विकार प्रशमनम, उस विकार को शांत करें। कैसे करेंगे? अब विकार हो गया तो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खाना रहना पीना एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है। लेकिन शरीर में कोई विकार आ गया, कोई कमी आ गई, तो उसके लिए हमें औषधियों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे आसपास वनस्पतियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति बीमार पड़ गया है, उसकी प्रकृति, उसका क्या बॉडी टाइप है, जो जन्म से एक प्रकृति डिसाइड होती है कि जन्म से उसकी वात, पित्त, कफ कौन सी डोमिनेंट है, उस हिसाब से उस इंसान का क्या खाना पीना होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए, किस सीजन में उसको खास ध्यान रखना चाहिए। ये खा के मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति का एक इंसान है, उसको गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। जरा सी धूप या फिर सूरज चढ़ने पर, गर्मी चढ़ने पर उसको एकदम से अनकंफर्टेबलनेस या तंगी महसूस होती है। लेकिन फिर वो खाना ऐसा खाए जो इस चीज को और अग्रेवेट कर दे, तो फिर उसको क्रॉनिक बीमारियां जैसे अल्सर्स, अंदर एसिड लेवल बढ़ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उस रोगी को एक तो गाइड करते हैं कि आपका खाना पीना, आप ये खाइए तो आप सही हैं। उस हिसाब से क्या रोग है उसको हम डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस के भी अलग अलग टूल्स हम बोल सकते हैं। उसका आँख, नाक, जीभ देख के या फिर नाड़ी देख के, पेशेंट से प्रश्न करके, उसको देख के दर्शन करके पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। काउंसलिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है। देख के पता चलता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, फिर उसको दवाइयाँ देते हैं। औषधियाँ भी अलग अलग तरह की हैं। अब ट्रीटमेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं औषधियों से हम उन रोगों को शांत करते हैं। दूसरा होता है कि जो रोग बन चुका है या फिर जो चीजें, जो दोष अग्रेवेट हो चुका है, उस दोष के हिसाब से
उसको निकाल दें, शरीर से निकाल दें पंचकर्म के द्वारा। हाँ, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था। जी, तो पंचकर्म का एक अहम हिस्सा है। पंचकर्म हम एक मेजर लेवल पे भी करते हैं और एक छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, जो रोगी अपने घर पे कर सकता है उसको। और जो रोगी बहुत इतना उनमें शरीर में बल ना हो, जो उतना पंचकर्म सहन शक्ति ना हो, तो उनको हम घर पे करने के लिए कुछ पंचकर्म के प्रोसीजर्स बोल देते हैं जो वो घर पे कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें बताती हैं पंचकर्म में? सर, पंचकर्म नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि 5 कर्म हैं। अब 5 कर्म कौन कौन से हैं? इसमें है वमन, विरेचन, बस्ती। बस्ती के भी 2 अगेन टाइप्स होते हैं, एक होती है स्नेह बस्ती और एक होती है कषाय बस्ती। स्नेह में तेल से बस्ती दी जाती है, कषाय में काढ़ों का। बस्ती क्या होती है? बस्ती होती है एनल रूट से हम मेडिसिन को पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, और एक होता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मतलब कि खून में कोई बीमारी है तो खून को निकाल देना उसको उस जगह से। तो खून को कैसे निकालते हैं? उसके 2-3 टाइप्स हैं। पहला होता है कि सिरा वेदन, डायरेक्ट हम वीन से खून निकालते हैं। एक होता है जलोका। जलोका मतलब लीच के द्वारा जहाँ पर बीमारी है, जहाँ पर ब्लड अग्रेवेट हुआ है, दूषित हुआ है खून, वहाँ से हम डायरेक्टली खून को लीचेस के द्वारा निकालते हैं। तीसरा होता है अलाबू। अलाबू जैसे कपिंग आजकल प्रचलित है चाइनीज मेडिसिन में, वैसे ही कपिंग के थ्रू हम ब्लड को निकालते हैं। उसमें कपिंग क्या एग्जैक्टली बताइए आप, कपिंग क्या होता है? कपिंग आपने देखा होगा कि एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। पहले नीडल से उस बॉडी के उस हिस्से में पंक्चर किया जाता है ताकि हल्का सा ब्लड आ जाए। फिर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिससे धीरे धीरे ब्लड सक होता है। इससे क्या होता है, ब्लड किस दोष के साथ दूषित हुआ है उस हिसाब से इस थेरेपी का यूज किया जाता है। एक मिनट, इसमें बॉडी में एयर जाने का खतरा नहीं होता? नहीं सर, इसमें एयर जाने का खतरा नहीं होता है। कपिंग से एयर को निकाला जाता है। क्योंकि बॉडी में अगर एयर चले जाए तो इट कैन बी डेंजरस। सर हमारे वो सर वीन्स में खतरा होता है। जो हमारी स्किन है, स्किन में पोर्स भी होते हैं, तो उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो वो वहाँ पे ऑयल रहता है। इतना नहीं है कि स्किन के थ्रू अंदर बॉडी में एयर चली जाए। हाँ, वीन्स में जाने का खतरा रहता है। वो अगर हम वीन पंक्चर जब नीडल से करते हैं, अगर उस नीडल में एयर रह जाए जब हम डालते हैं, लेकिन अगेन वो जो पूरा पैकेट आता है सुई नीडल का, वो पीछे से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे कोई चांसेस नहीं रहते। मैंने जो सुना है वो इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, तो साथियों, ये थी डॉक्टर कंचन जो आज प्रथम दृष्टया हमसे आयुर्वेदिक के बारे में बातचीत कर रही थी। आपने देखा कि इतनी छोटी उम्र में होते हुए भी बहुत प्रखर विद्यार्थी की तरह इन्होंने अध्ययन किया है और अपने गुरु के चरणों में बैठ के इन्होंने बहुत इंटेंसिटी के साथ इस विद्या को ग्रहण करा है। हम अपने अगले कार्यक्रम में इनसे बातचीत ऐसे ही जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम डॉक्टर कंचन को आने वाले समय में अपने साथ जोड़ के रखें और एक एक विषय के ऊपर बहुत विस्तार से इनसे जानकारी लें, ताकि जो लोग एलोपैथी से तंग आ चुके हैं या शुरू से ही आयुर्वेदिक औषधि से ज्ञान लेना चाहते हैं, हम डॉक्टर कंचन को ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने औषधालय का पता भी हमें बताएं, ताकि जो इनकी बात सुनकर इनके पास प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकें और हम इनसे इसी तरीके की बातचीत आने वाले समय में
जारी रखेंगे। डॉक्टर कंचन, आप अपने संस्थान का एड्रेस, टेलीफोन नंबर बता दीजिए। जी सर, प्रेजेंटली जब अभी मैं वर्किंग कर रही हूँ आपता आयुर्वेदा क्लिनिक सेक्टर 49 द सफायर मॉल में। दिस इज आपता। आपता, ओके। आपता का मतलब होता है आचार्य, ऐसे आचार्य जिन्होंने जो बोला है मुंह से वो सत्य है, उनके Okay. वचन सत्य हैं। ओके। जैसे आचार्य चरक हो गए हैं। हाँ। जैसे मेरे गुरु आचार्य वैद्य तपन कुमार सर हैं, मेरे लिए वो आप्त हैं। ठीक है। उनकी श्रुतियों से, उनके ज्ञान से मैंने सीखा है जी। तो उससे इसीलिए इस संस्थान का नाम है आपता। ओके। और ये है सेक्टर 49 में सफायर मॉल में, शॉप नंबर 221। ओके। और जी। क्या समय रहता है, किस समय से किस समय तक आप मिलते हैं वहाँ पे? सर मेरा जो अभी शाम का समय है, शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। जी सर। यही एक समय है जो 3 से 9 तक का, या जी सर। इससे बिफोर लंच भी है? सर बिफोर लंच वहाँ पे दूसरे वैद्य लोग विजिटिंग रहते हैं। हाँ। अभी मैं एक पंचकर्मा संस्थान में काम कर रही हूँ, वो सेक्टर 45 में है। ओके। जी सर, वनवेदा के नाम से है, वो पंचकर्मा सेटअप है। तो अच्छा। सुबह की विजिटिंग मेरी वहाँ की रहती है। राइट। आप अपना नंबर भी बता दीजिए सो दैट आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। जी सर, मेरा नंबर 9599628322, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस पे कोई भी पेशेंट अपॉइंटमेंट ले सकता है या मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी सवाल हो आयुर्वेदा के बारे में आप हमें मेल करिए, मिस्टर गंभीर को कांटेक्ट कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस डॉक्टर कंचन को पास कर देंगे जी सो दैट हम आपको आंसर दे पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी क्वारी करनी हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप भेज सकते हैं। हम अपनी अगली बैठक में उसको बहुत विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर कंचन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।